Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to understand the most important and expected questions of 5 marks. ठीक है, कॉमर्स इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर. नाउ लेट अस बिगिन विद दैट. पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट ये दोनों एलिमेंट्स हैं, ठीक है, किसके? कैपिटल मार्केट के. सो लेट अस सी टू इट. प्राइमरी मार्केट में क्या बोल रहा है, देखिए, इट डील्स विथ न्यू इशू ऑफ शेयर्स. ठीक है, नए शेयर्स इशू प्राइमरी मार्केट में होते. सेकेंडरी मार्केट में क्या बोल रहा है, इट डील्स विथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स. जो शेयर्स पहले से एग्जिस्ट करते, जो शेयर्स पहले से मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो शेयर्स को खरीदना है और बेचना है तो किधर किधर होता वो काम? सेकेंडरी मार्केट में. और नए शेयर्स इशू करना है तो वो काम किधर होता? प्राइमरी मार्केट. सिमिलरली, प्राइमरी मार्केट, द कंपनी सेल शेयर्स डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स. जो भी इन्वेस्टर्स रहते हैं ना, लोगों को डायरेक्टली सिर्फ बेच सकते शेयर्स को प्राइमरी मार्केट, राइट. बट इन सेकेंडरी मार्केट शेयर्स को खरीद भी सकते, बेच भी सकते. इट इज द मेन सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल का जरिया है ये, कैपिटल फॉर्म करने का मेन सोर्स है ये. क्या? प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट इज कंसिडर्ड एज अ मेन सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. सेकेंडरी मार्केट क्या है, देखिए, इट गिव्स इनडायरेक्ट सपोर्ट टू द कैपिटल फॉर्मेशन. ये डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहा, ये इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा किसको? कैपिटल फॉर्मेशन. इट डील्स, इट इज नहीं, इट इज अ डायरेक्ट वे ऑफ परचेजिंग शेयर्स. इसको हटा डालो, नको लिखो, फोर्थ पॉइंट दोनों में से. द कंपनी मैनेजमेंट डिसाइड्स द प्राइस ऑफ द शेयर. शेयर्स के प्राइस को डिसाइड करने वाला कंपनी का मैनेजमेंट है. बट इन सेकेंडरी मार्केट शेयर प्राइस इज डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे शेयर का प्राइस डिसाइड होता सेकेंडरी मार्केट में. आफ्टर दैट देयर इज नो स्पेसिफिक प्लेस. इसकी लोकेशन नहीं है, किसकी? स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है प्राइमरी मार्केट, बट सेकेंडरी मार्केट की स्पेसिफिक लोकेशन है. एग्जाम्पल में क्या दिया? स्टॉक एक्सचेंज. देन आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बुल एंड बेयर्स. ये क्या है? स्टॉक एक्सचेंज स्पेक्यूलेटर्स. अब इन लोगों क्या करते हैं मालूम? अंदाजा लगाते, प्रिडिक्शन करते. अब बुल क्या प्रिडिक्ट कर रहा कि बुल इज अ स्पेक्यूलेटर हु एक्सपेक्ट राइज इन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी. एक सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ जाता बोल के ने एक्सपेक्ट कर रहा. कौन? बुल. ठीक है, और ये फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहा. एक सिक्योरिटी का प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगा बोल के बुल एक्सपेक्ट कर रहा, और वो सिक्योरिटी को उन्हें खरीद ले रहा. ही बाई सिक्योरिटीज नाउ एंड plans to sell them later at higher price to earn profit. पहले इन्हें एक सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ रहा बोल के अंदाजा लगा रहा, ठीक है, वो फिर उसके बाद वो सिक्योरिटी की इन्हें ह्यूज अमाउंट में खरीद ले रहा. तो फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ जाएगा, वो सिक्योरिटी को इन्हें बेच के हाई प्रॉफिट्स कमाता. सो दैट इज अ बुल. बुल इज एन ऑप्टिमिस्टिक. अब इसकी फितरत ऑप्टिमिस्टिक है. ऑप्टिमिस्टिक किसको बोलते हैं मालूम? उछालने को बोलते हैं, हवा में. सो बुल की फितरत क्या है? उन्हें हवा में उछालता, उसके विक्टिम्स को, जो भी उसके विक्टिम्स है उसको हवा में उछाल देता बुल सिंग से.
he gradually does not take actual delivery of the security. Bull is also known as, ये हटा डालो, he gradually, ये bull is also known as तेजी वाला, राइट. बेर, अब बेर की फितरत क्या है मालूम, दबा देता उन्हें, प्रेस कर देता. तो इधर क्या बोला, पेस्मेटिक. ठीक है, इसकी टेंडेंसी फितरत पेस्मेटिक है. बेर इज अ स्पेक्यूलेटर हु एक्सपेक्ट बुल, प्राइस बढ़ जाता बुल के अंदाजा लगा रहा, मगर बेर प्राइस गिर जाता बोल के अंदाजा लगा रहा. एक्सपेक्ट अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इन फ्यूचर. ही सेल सिक्योरिटी फर्स्ट एंड प्लान देम टू बाई लेटर एट लोअर प्राइस टू अर्न प्रॉफिट. इन्हें क्या कर रहा मालूम, सिक्योरिटीज को इन्हें पहले बेच दे रहा. कब, प्राइस गिरने से पहले बेच रहा है इन्हें, राइट. अब प्राइस गिर गए बाद फिर वो शेयर्स को खरीद लेता है. So here it is telling that he sells security first and plans to buy them at lower price to earn profit. Selling securities without owning them is called short selling. इसको हटा डालो, short selling. Bear is also known as मंदीवाला. Then after that इंश्योरेंस. अब इंश्योरेंस के फीचर्स कितने, इधर 5 है, 4 पूछता बेसिकली आपको, अगर सिर्फ फीचर्स पूछा तो 5 के 5 लिखो. रिस्क शेयरिंग डिवाइस है, कोऑपरेटिव डिवाइस है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है, रिस्क मेजरमेंट डिवाइस है. ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को हटा देना ही बेटर है, मगर लेट अस सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. इंश्योरेंस स्प्रेड risk of loss among large number of insured person. ये रिस्क शेयरिंग डिवाइस है. अब इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है मालूम, लॉस, नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी वो नुकसान बर्दाश्त करती. तो ये नुकसान असल में होता सबको नहीं होता, नुकसान सिर्फ गिने चुने इंसानों को होता, मगर वो नुकसान के डर से मैक्सिमम जने इंश्योरेंस कराते. तो इन्हें क्या बोल रहा, देखो, लार्ज नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, ये रिस्क को पूरों में डिवाइड कर देता इंश्योरेंस. सो इज अ रिस्क शेयरिंग डिवाइस. कोऑपरेटिव डिवाइस क्या बोला, इंश्योरेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन. कोऑपरेट मतलब मिल के काम कर रहे हैं. अब कौन कौन मिल रहे हैं, वेयर मेनी पीपल कंट्रीब्यूट देयर कंपनसेट द लॉस ऑफ अ फ्यू. अब एक बिजनेस है, इसमें 100 बिजनेसमैन इन्वॉल्व है, पूरों का अपना अपना अलग बिजनेस है, राइट. 100 के 100 बिजनेसमैन को लॉस का खतरा है, तो पूरे जने लॉस इंश्योरेंस लेते पॉलिसी, मगर सबको होता नहीं, एक दो को लॉस होता, सबको लॉस नहीं होता. तो कोऑपरेट करने वाले कितने जने, 100 जने, लॉस कितनों को हो रहा, 2 जनों को. तो नहीं, वही बता रहा है, इंश्योरेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन वेयर many people contribute to compensate the loss of few. ठीक है. प्रोटेक्टिव डिवाइस, इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट losses caused by fire, accident, theft, death. अब जितने भी लॉसेस है ना, फियर ऑफ डेथ, ठीक है, चोरी का खतरा, एक्सीडेंट का खतरा, आग लग जाने का खतरा, ये पूरों से लॉस हो सकता. ये लॉस के अगेंस्ट इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा. अगर आपको ये लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी वो लॉस बर्दाश्त करती, नहीं हुआ तो नहीं, राइट. सो इट इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस. हर किस्म के लॉस से इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस. रिस्क मेजरमेंट डिवाइस. अब सिंपल सी बात है,
अगर आपके बिजनेस में 10 लाख का स्टॉक है तो इसमें 10 लाख का रिस्क इन्वॉल्व है, तो आपको प्रीमियम अलग पे करना पड़ता। और मेरे बिजनेस में सिर्फ 1 लाख का स्टॉक है तो मेरा प्रीमियम अलग रहता, मेरे बिजनेस में लॉस सिर्फ 1 लाख तक ही थे, राइट। सो इंश्योरेंस हेल्प्स इन मेजरिंग एंड इवैल्यूएटिंग रिस्क इन एडवांस बिफोर इंश्योरिंग। ठीक है, इंश्योरेंस देने से पहले रिस्क को मेजर करता और इवैल्यूएट करता। सो इस वजह से इन रिस्क मेजरमेंट डिवाइस है इंश्योरेंस, राइट। देन आफ्टर दैट contractual obligation. Insurance is a legal contract between insurer and insured based on agreed terms and condition। ठीक है, अब दोनों आपस में टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्रीड होते। कौन दोनों? एक इंश्योरेंस देने वाला जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, राइट, और एक इंश्योरेंस लेने वाला जो कि इंश्योरी है, इंश्योरर एंड इंश्योरी, ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, देन आफ्टर दैट डिफरेंसेस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब क्या है? देखिए, ज़्यादा कुछ भी फर्क नहीं है दोनों में। ये एक इंडिविजुअल है और एक एक्टिविटी है, राइट। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज एन एक्टिविटी। ही स्टार्ट्स एंड रन द बिजनेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग द बिजनेस। ये तरीका है, और कई का तरीका है बिजनेस को शुरू और मैनेज करने का। बिजनेस को शुरू और मैनेज करने वाले को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ही इज एन इनिशिएटर, इट इज एन इनिशिएटिव और एंटरप्राइज एक्टिविटी। ये काम करने वाला है और ये काम है। रिस्क टेकर, ये रिस्क टेकिंग एक्टिविटी है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर, ये इनोवेटर है, ये इनोवेशन इन्वॉल्व है इसमें। सिंपल, काम और काम करने वाला, ये दो चीज़ों को टैली करके ये समझो कॉन्सेप्ट को आप, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये कितने 8 पॉइंट्स है पूरे, 8 के 8 लिखने की जरूरत नहीं है, एनी 5 लिखो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, फिफ्थ, व्हाट आर द स्पेशल प्रोविजंस एनेक्टेड, कायम करने को एनेक्ट करना बोलते हैं। कौन? गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। किसके वजह से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्पेशल प्रोविजंस कायम करी? पूछ रहा हूँ। एमएसएमई, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब इधर देखो, टोटल कितने दिया इन्हें? 9 दिया, मगर 9 मत लिखो आप, 7, 6, 6 नहीं 7 लिखो मिनिमम। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड्स ऑफ स्मॉल प्लॉट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इन इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरियाज में। ठीक है, स्मॉल प्लॉट्स के सफिशिएंट नंबर अरेंज करने वाला कौन है? तेलंगाना की गवर्नमेंट। किसके वजह से? फॉर एग्जांपल एक डेवलपमेंट प्लान है इंडस्ट्री एरिया का जो गवर्नमेंट ले लेके आ रही है, अब उसमें स्पेसिफिक नंबर हटा के रख दे रहे हैं कि इतने जो है सो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए है, तो वो प्लॉट्स किसी और को अलॉट हो ही नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को अलॉट हो सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ शेड, शेड फॉर माइक्रो एंटरप्राइज। शेड का मतलब क्या है? अब कभी भी देखेंगे आप बिजनेस, एक, अब इसको स्मॉल शॉप्स बोल सकते हैं आप, वो रहता नहीं, कैसा छत डाल देते नहीं किधर कॉर्नर्स में, वो स्मॉल शेड्स है आउटर एरिया में। अब अभी ये एक बाउंड्री है, अब बाउंड्री के लग के एक छोटी दुकान नहीं रहती, तो दैट इज कंसिडर्ड एज स्मॉल शेड।
अब सेम इंडस्ट्रियल पार्क में प्लॉट देने की बजाय गवर्नमेंट स्मॉल शेड दे रही, किसको? माइक्रो एंटरप्राइज को। और ये प्लॉट्स किसके लिए है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए है। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल फंड्स, स्पेशल फंड्स का अरेंजमेंट करने वाली तेलंगाना गवर्नमेंट है। कई क्या से एंटी 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 अरे क्या है वो ये, नहीं, नंबर 4, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। ठीक है, फंड्स का इंतजाम कर रही गवर्नमेंट टू प्रोवाइड आईपी रजिस्ट्रेशन सपोर्ट। ये बीच का हटा डालो असिस्टेंस। ठीक है, आईपी रजिस्ट्रेशन सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एमएसएमईज को स्पेशल फंड्स दे रही। एंड आफ्टर दैट अरेंजमेंट ऑफ कंसल्टेंट पैनल टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एमएसएमईज एंटरप्रेन्योर्स। कंसल्टेंट मतलब अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रही तो आप किसी से कंसल्ट करते, तो गवर्नमेंट क्या कर रही? कंसल्टेंट पैनल बना रही। अगर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो लोग इधर आके कंसल्ट करना। सो हियर इट इज दैट टेलिंग दैट अरेंजमेंट ऑफ कंसल्टेंट पैनल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एमएसएमईज एंटरप्रेन्योर्स। एमएसएमईज एंटरप्रेन्योर्स के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कंसल्टेंट पैनल को अरेंज कर रही तेलंगाना की गवर्नमेंट। देन आफ्टर दैट reimbursement of land conversion charges to MSMEs located on own land। अब किसी की खुद की ज़मीन है, खुद की ज़मीन पे उन्हें पैसे लगा के एमएसएमईज पूरा एस्टेब्लिश कर दिया, तो वो पैसे वापस दे देती गवर्नमेंट। उसको बोलते हैं रीएम्बर्समेंट ऑफ लैंड कन्वर्जन चार्जेस। ठीक है। देन आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैंकर्स की एक कमेटी फॉर्म कर रही गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, इतने 7 लिख डालो, बहुत है 5 मार्क के लिए। एंड आफ्टर दैट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। अब हम एमएसएमईज देखे थे, अब देखो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। ये दो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, दोनों के दोनों आ सकते हैं या फिर एक आता है, इसमें से कैसा भी आता, राइट। ये देखो तेलंगाना की गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स को टीएस प्राइड के जरिए से सपोर्ट प्रोवाइड करी बोला। अब ये टीएस प्राइड क्या है? तेलंगाना स्टेट प्रोग्राम फॉर रैपिड इंक्यूबेशन ऑफ दलित एंटरप्रेन्योर्स। अब जब देखो इसका मतलब क्या है, सप्लायर diversity opportunity are provided in large scale industries for scheduled caste scheduled ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स। अब एससी और एसटी एंटरप्रेन्योर्स के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में सप्लायर डाइवर्सिटी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो रही। सप्लायर डाइवर्सिटी मतलब गवर्नमेंट सप्लायर को बेनिफिट देती जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिल रहा बोल के सप्लायर्स पूरे जने इन लोगों को टारगेट करते हैं उन लोगों के प्रोडक्ट्स बेचने सप्लाई करने में। तो एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, सप्लायर बहुत सारे हैं। तो दैट इज डाइवर्सिटी, सप्लायर डाइवर्सिटी अपॉर्चुनिटी। ये किसकी वजह से मिल रही? तेलंगाना के गवर्नमेंट की वजह से मिल रही। किसको? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है। देन आफ्टर दैट स्पेशल डायरेक्ट फंड प्रोग्राम, डायरेक्ट फंडिंग हो रही है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर इज इंट्रोड्यूस्ड टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट। अब इससे क्या हो रहा? मदद मिल रही किसको? ये एंटरप्रेन्योर्स को। सिंपल, अगर कौन सा भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, उसके पैसे नहीं है तो तेलंगाना की गवर्नमेंट पैसे दे रही है। सिर्फ और सिर्फ एससी
और ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। देन आफ्टर दैट allotment of plot in industrial area made with 22% लैंड रिजर्वेशन। अब हम इधर देखे थे, ठीक है, MSMEs के लिए प्लॉट है, प्लॉट स्मॉल प्लॉट इंडस्ट्रियल एरियाज में। अब सेम इंडस्ट्रियल एरिया में परसेंटेज 22% लैंड रिजर्व हो जा रहा सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स के लिए, राइट। सब्सिडी एलिजिबिलिटी इज गिवन, सब्सिडी मतलब आर फंडेड बाई, अच्छा ये एक पॉइंट छोड़ दो लो, ठीक है, ये CRISIL, ठीक है, NBFCS, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके थ्रू, ये किसके ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट के, जिसके थ्रू फंडिंग मिलती किसको, एंटरप्रेन्योर्स को। क्या की फंडिंग, सब्सिडी की। अब सब्सिडी क्या है मालूम, अब आप को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, उससे हटके और 10,000 रुपए मिले तो द एडिशनल अमाउंट इज कंसिडर्ड एज सब्सिडी, राइट। अब ये गवर्नमेंट के दो ऑर्गेनाइजेशंस है, इन लोग सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। देन आफ्टर दैट इंटरेस्ट सब्सिडी इज प्रोवाइडेड फॉर सर्विस सेक्टर यूनिट्स, सर्विस सेक्टर यूनिट्स के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही। सिमिलरली इंटेंसिव एंटरप्रेन्योर एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर अरेंज। अभी इंटेंसिव क्या है, इंटेंसिव मतलब इन, अब इसको कैसा बोलेंगे सही अच्छी तरीके से, मतलब नहीं, इंटेंसिव एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखो इन शॉर्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स को डेवलप करने के लिए सही तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब वो ट्रेनिंग का नाम क्या है, देखो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोनों अरेंज हो रहे हैं किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। देन आफ्टर दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स इज ensured at district and state level committees, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के जितने भी कमिटीज है वो कमिटीज में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को तेलंगाना की गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही, ठीक है। देन आफ्टर दैट इनफ, ये 7 पॉइंट्स बहुत है, लिख देते, ठीक है। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ SEZ, दोनों मिला के पूछता या इंडिविजुअली पूछता, पूछा तो पूरा लिखना है आपको। अब एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है, देखो SEZ बोलते किसको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब इससे क्या हो रहा मालूम, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो रहा। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बैकवर्ड एरियाज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की वजह से ये एरिया में डेवलपमेंट हो रहा। अब ये एरिया ऑलरेडी डेवलप्ड है, बैकवर्ड एरिया में SEZ एस्टेब्लिश कर लिए तो ये एरिया भी हल्लू हल्लू डेवलप होना शुरू होता, तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो जाता है। सो लेट अस सी, SEZ is a special area created by the government to promote export, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए स्पेशल एरिया को SEZ गवर्नमेंट बनाए थे, ठीक है। अब इससे क्या क्या 3 चीज़ों के बेनिफिट हो रहे हैं। पहला बेनिफिट एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहा, दूसरा बेनिफिट इन्वेस्टमेंट हो रहा वो एरिया में, तीसरा बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा वो पर्टिकुलर एरिया में, राइट। अब इधर देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पहला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दूसरा, ग्रोथ ऑफ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज तीसरा,
बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट चौथा, कैपेसिटी बिल्डिंग पांचवा, ठीक है, इंप्रूवमेंट इन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस छठवा। ये 6 में से एनी 5 लिख सकते हैं आप। पहले देख लो, एसईजेड हेल्प इन क्रिएटिंग लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सिंपल सी बात है, वो एरिया में इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रहे हैं तो काम करने को वर्कर्स तो होना, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा, वो भी एक दो ने, बहुत ज्यादा लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही। देन आफ्टर दैट एसईजेड एक्ट एज ए इंजन, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंजन का काम कर रहा एसईजेड बाय अट्रैक्टिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर एक एरिया, एक ऐसा एरिया डिसाइड करी जिधर डेवलपमेंट होने वाला है, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होने वाले हैं, तो हर कोई उधर इन्वेस्ट करते हैं। डोमेस्टिक पर इंडिया के लोग भी करते हैं और इंडिया के बाहर के भी करते लोग, राइट। सो एसईजेड इज अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बोथ। इसके बाद ग्रोथ ऑफ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। अब these areas are focused on labor intensive technique। अब दो तरीके के टेक्निक्स रहते, कई के टेक्निक्स प्रोडक्शन के। पहला है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब लेबर इंटेंसिव में वर्कर्स का इस्तेमाल होता, तो इन्हें इसको प्रमोट करा, ठीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को। कई को जितने ज्यादा वर्कर्स रहेंगे उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रहेगा, उस वजह से। So SEZ encourage labor-intensive manufacturing and service industries, leads to faster industrial growth. Balance regional development में समझा दिया आप लोग। Capacity building, अब SEZ helps in improving skills, ठीक है, कैपेसिटी बढ़ जाती। कैसा? स्किल इंप्रूव हो रही, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा, ठीक है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री की कैपेसिटी डेवलप हो जा रही। Then after that, what are the benefits of international trade? अब इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट्स देखिए क्या क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब समझेंगे पहले। एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री से गुड्स खरीदी या बेची, सो दैट इज कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेस, ये पहला बेनिफिट है, रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से रिसोर्सेस? नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। reduce wastage of resources, surplus goods of one country are sold to other country which reduces wastage। अब एक कंट्री, एग्जांपल लेंगे, एक कंट्री के लिए सिर्फ 100 गुड्स सफिशिएंट है, मगर प्रोडक्शन हुआ 150 का, तो जो सरप्लस है, जो एक्स्ट्रा है 50 गुड्स, उन्हें दूसरी कंट्री को भेज देते, तो वेस्टेज रिड्यूस हो जाता है इससे, राइट। उसके बाद इक्वलाइजेस प्राइजेस। अब ये कैसा हो रहा देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग प्राइस ऑफ द गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब सेम प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट हर कंट्री में मिल रहा, राइट। तो कंपेयर करें तो एक ही प्राइस लेवल के रेंज में रहता, ज़्यादा फर्क नहीं रहता उसमें। तो ये पॉसिबल क्यों हो रहा? ये इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से पॉसिबल हो रहा, राइट। करेंसी बदलती मगर उसकी वैल्यू उतनी ही रहती। helps countries with surplus and shortage, country can sell। अब ये छोड़ दो, ये ऑलरेडी इधर कवर हो गया, ठीक है। reduce वेस्टेज में, improve the international relation, trade creates friendly relation among the countries and promote peace and cooperation। तो सिंपल सी बात है, अब दो जने आपस में ट्रेड कर रहे हैं, दोनों का फायदा हो रहा, तो फायदा हुआ तो फ्रेंडशिप बढ़ती, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रेंडशिप, जिसकी वजह से पीस, इन दोनों कंट्री आपस में एक दूसरे का नुकसान नहीं चाहते, तो इस वजह से पीस इंकरेज होता, ठीक है, और दोनों मिलजुल के काम करते, कोऑपरेशन।
इंटरनेशनल रिलेशन इम्प्रूव हो रहा इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। इन उसके बाद क्या बोला देखिए, इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसमें से हम क्या कंसिडर करेंगे, ये लिखेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीजेस प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन मेनी सेक्टर्स। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ते हैं। कैसा बढ़ते हैं, कई बोले तो एक कंट्री एक प्रोडक्ट आप इंडिया में भी बेच रहे हैं और फॉरेन में भी बेच रहे हैं, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता, उसको प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा मटेरियल लगता, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा वर्कर्स लगते, तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा क्रिएट होता। लास्ट but not the least, define staffing and explain the various steps involved in। स्टाफिंग का तरीका क्या है, मतलब आप किसी को हायर कर रहे हैं, ठीक है, उसका प्रोटोकॉल तरीका क्या है, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग एम्प्लॉयज। अब पहला स्टेप देखिए, एलिमिनेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग है। पहले अंदाजा लगाते हैं आप कि आपको ये काम कराना है किसी से, तो कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, जितने वर्कर्स की ज़रूरत है उतने वर्कर्स को हायर करना पड़ता। जैसा कि एक काम 10 जने कर सकते, तो वो काम के लिए आप 12 जने, 15 जने, 20 जने हायर नहीं करते, ठीक है, कितने भी जने आने दो। सो द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट डिसाइडेड how many employees are needed and what qualifications are required। उसके बाद होता रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मीन्स इनवाइटिंग एंड attracting suitable candidates to apply for job। अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो उसमें क्वांटिटी स्पेसिफाइड नहीं रहती, इट इज ओपन फॉर ऑल, दैट इज एन इनविटेशन फॉर एप्लीकेशन, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज एन स्ट्रैटेजी दैट अट्रैक्ट इंडिविजुअल टुवर्ड्स वर्क। सिलेक्शन, एक जॉब है, ठीक है, यू नीड एन अकाउंटेंट, आप एक नोटिफिकेशन रिलीज करें, ऐड लगाए, यू नीड एन अकाउंटेंट, आगे 30 जने एक जॉब के लिए, 30 को जॉब नहीं दे सकते आप, और 30 में से एक सेलेक्ट करना, ये प्रोसेस है। Selection is a process of choosing the best candidate from among the applicants through the test and interview। तो 30 के 30 जनों का टेस्ट और टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होते हैं। एंड आफ्टर दैट प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब उसको उसका सूटेबल जॉब असाइन करते, और जॉब में रोल क्या रहेगा एक उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देते। सो आफ्टर सिलेक्शन the employee is assigned a suitable job and introduced to the organization and work environment। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, काम करने का तरीका क्या है, उसको इंट्रोड्यूस करते। ये होने के बाद ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एम्प्लॉयज का होता। सो दिस वाज द 9th आंसर। नाउ लेट अस सी द लास्ट, दैट इज इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। इंटरनल ट्रेड होम ट्रेड है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, एंड बिटवीन कंट्रीज को इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। एंड इंटरनल ट्रेड में करेंसी एक्सचेंज नहीं होती, मगर इंटरनेशनल ट्रेड में करेंसी एक्सचेंज होती, ठीक है। इंटरनल ट्रेड में नो रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रुकावट नहीं रहती आप
मगर जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करने गए तो बहुत सारे रुकावट फेस करना पड़ता, लाइक टैरिफ्स, कोटेशंस, कस्टम्स ड्यूटी एक्सेट्रा। ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई, फ्री ऑपरेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स, लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। अब इसको रख भी सकते, एलिमिनेट भी कर सकते। नहीं, क्या बोल रहा, डिमांड एंड सप्लाई, फ्री ऑपरेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस बोल रहा। ठीक है। इधर क्या बोल रहा, आप आप कंट्रोल कर सकते डिमांड और सप्लाई को, मगर इधर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इधर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इसीलिए आपके एक्टिविटीज पे रुकावट पड़ जाती। लिमिटेड बोल रहा, देखो, लिमिटेड ऑपरेशन ड्यू टू गवर्नमेंट कंट्रोल। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इधर कंट्री के अंदर ही है इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लो है, इधर कंट्री के बाहर है इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है इसका। ठीक है। So from this we have completed the entire SAQs. Hope ये वीडियोस से कुछ ना कुछ किसी का ना किसी को तो मदद मिली होंगी। अगर एक का भी फायदा हुआ, राइट, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आपका काम क्या करना है बिफोर एग्जाम, ये पूरे वीडियोस अच्छे से देखो, राइट, बी पॉजिटिव, हर चीज़ अटेम्प्ट करना है, कुछ भी छोड़ के आना नहीं है। एंड आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अपने आप पे भरोसा रखो, हर चीज़ पॉसिबल है, कर सकते, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।